आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बेसिक इंट्रोडक्शंस की स्टडी करेंगे। ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या-क्या चीज की स्टडी करते हैं, तो हम आज ही देखते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट है फार्माकॉन, जिसका मीन्स होता है पॉइजन या ड्रग। सेकेंड है लोगस, लोगस मीन्स स्टडी। इसका मीन्स फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में अपन किसकी स्टडी करते हैं, किसी भी ड्रग की स्टडी। ड्रग का कंप्लीट नॉलेज अपन को किस सब्जेक्ट के अंदर होगा, फार्माकोलॉजी के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि द साइंस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग के कंप्लीट अध्ययन, कंप्लीट जो उसकी साइंस होती है, सारे पैरामीटर की स्टडी अपन किस सब्जेक्ट में करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग हम फार्माकोलॉजी के अंदर करेंगे। दो क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि वो इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो यूनिवर्सल फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्वाल्ड स्मिथबर्ग आर द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। और जब अपन इंडियन फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो आर एन चोपड़ा या रामनाथ चोपड़ा सर है जो इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर है। ये दोनों क्वेश्चंस काफी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फार्माकोलॉजी में बेसिकली अपन दो पैरामीटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। इफेक्टिवनेस का मीन्स क्या होता है कि अगर आप पेन से सफर करे हो, आपने कोई एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन किलर लिया, तो मेडिसिन शुड बी इफेक्टिव। मेडिसिन को अपना इफेक्ट शो करना चाहिए। अगर वो मेडिसिन पेन से रिलीफ नहीं दिला पा रही है तो आप कोई भी पेशेंट उसको यूज नहीं करेगा। अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है और वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी अगर उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं हो रहा है, तो कोई भी पेशेंट क्यों उस मेडिसिन को यूज करेगा। तो मेडिसिन शुड बी इफेक्टिव। अब जिस पर्पज के लिए मेडिसिन को ले रहे हो, जिस अफेक्ट के लिए उस मेडिसिन को ले रहे हो, वो इफेक्ट शो करना चाहिए। तो मेडिसिन का पहला स्टडी क्या होता है कि मेडिसिन होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। तो एज अ फार्मासिस्ट अपन ये रिसर्च करते हैं कि किस तरह से अपन एग्जिस्टिंग मेडिसिन का इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सके। सेकेंड पैरामीटर आता है सेफ्टी, कि मेडिसिन इफेक्ट तो शो करिए बट वो सेफ नहीं है, उसके मेजर साइड इफेक्ट है। उस कंडीशंस में भी अपन उस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। तो एज अ R&D अपन कंटिन्यू मेडिसिन की सेफ्टी प्रोफाइल को भी इंक्रीज किया जाता है। सेफ्टी प्रोफाइल के अंदर हमेशा अपन रिस्क बेनिफिट रेशियो दिखते हैं कि किसी भी मेडिसिन का कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में बहुत सारे मेडिसिन को अपन रिस्क होने के बावजूद, उसका सेफ्टीनेस नहीं होने के बावजूद को अप्रूव कर दिया। इसलिए किया गया क्योंकि वो रिस्क बेनिफिट रेशियो के अंदर वो परफेक्ट शो हो रही थी कि इतना ज्यादा रिस्क है, वैसे भी जान जाने वाली है, तो क्यों ना इस मेडिसिन को अप्रूव करके देख ले, तो कुछ चांसेस है कि सीवियरिटी कम हो जाए। तो अपन हमेशा सेफ्टी के अंदर किसी मेडिसिन को परमिशन देने से पहले रिस्क बेनिफिट रेशियो को भी स्टडी की जाती है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर मोस्टली अपन ड्रग का कंप्लीट अध्ययन, कंप्लीट स्टडी इसके अंदर किया जाता है। तो फार्माकोलॉजी डेफिनेशंस क्या हो जाती है कि फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शंस। कि ड्रग का क्या एक्शंस है, कंप्लीट ड्रग का नॉलेज, कंप्लीट ड्रग की साइंस अपन किसके अंदर अध्ययन करेंगे, वो अपन फार्माकोलॉजी के अंदर करेंगे कि फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या अपन ड्रग की स्टडी कर सकते हैं। अब बार बार वर्ड आ रहा है कि ड्रग मेडिसिन, तो दवाई ड्रग मेडिसिन क्या होती है। जो बाहर आपको बहुत सारे केमिकल दिखते हैं, क्या सारे केमिकल्स का मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं? नहीं। तो ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस, ड्रग ए केमिकल सब्सटेंस, बट केमिकल सब्सटेंस आपके लेबोरेटरी के अंदर हजारों होते हैं, वो सारे क्या मेडिसिन होती है? नहीं। उसके लिए कुछ पैरामीटर दे रखे हैं कि अ ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर ट्रीटमेंट, या तो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर काम आता हो, या उसको क्योर करने के अंदर काम आता हो, या प्रिवेंशन के अंदर काम आता हो, या डायग्नोस करने के अंदर काम आता हो। चाहे वो ह्यूमन बींग की बात करें, चाहे वो एनिमल की बात करें, और किसी भी एनी ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी के या तो ट्रीटमेंट के अंदर, या क्योर में, या प्रिवेंशन में, या डायग्नोसिस, इन चारों में से एक ही पैरामीटर में कोई केमिकल यूज हो रहा है, उस पैरामीटर को भी अपन किस कैटेगरी के अंदर रख देंगे? ड्रग कैटेगरी के अंदर रख देंगे। WHO ने अभी इसके डेफिनेशंस को चेंज कर दिया। ऐसा इसलिए किया, जैसे कि एग्जांपल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फंक्शंस होता है कि टू प्रिवेंट या अवॉइड प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी तो कोई डिजीज है नहीं, उसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपका फिजिकल या मेंटल वेलबींग को एनहेंस करे, उसको भी अपन किस कैटेगरी के अंदर रख देंगे? उसी को भी अपन ड्रग की कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि जो मेडिसिन या जो केमिकल सब्सटेंस आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी एनहेंस करता है, उसको अपन भी मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर अपन रख देते हैं।
सेकंड है ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। वैसे बहुत सारी ब्रांचेज होती है फार्माकोलॉजी की, बट मोस्ट इंपोर्टेंट 4 ब्रांचेज ही हैं जो आपके लिए सफिशिएंट होगी। सबसे फर्स्ट ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स नाम से मतलब चलता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट किस में होता है? मूवमेंट हमेशा बॉडी में होता है। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके ड्रग के साथ क्या क्या करेगी। तो इसके अंदर जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो किसका होता है? बॉडी का होता है, कि जो आपकी बॉडी है वो आपके ड्रग के साथ क्या क्या करेगी। तो अपन इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं? मोस्टली बॉडी के रिलेटेड फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक ब्रांच के अंदर अपन क्या देखते हैं कि बॉडी का ड्रग पे क्या एक्शंस होता है। यानी फार्माकोकाइनेटिक में मोस्टली अपन बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं कि बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या करती है। तो बॉडी क्या करेगी? सबसे पहला होगा उसका एब्जॉर्प्शन, यानी बॉडी में जाने के बाद ड्रग का पहले क्या करेगी? बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी भी मेडिसिन का ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचना। सेकंड नंबर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स ब्लड में जाने के बाद वो मेडिसिन पूरे बॉडी में आसपास के सेल और टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फिर एंजाइम के द्वारा उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म वह मेडिसिन बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन बॉडी की स्टडी करते हैं कि बॉडी क्या क्या करती है उस ड्रग के साथ। सेकंड है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में अपन देखते हैं कि जो ड्रग ली अपने वो आपकी बॉडी के साथ क्या क्या करेगी। तो इसमें जो मेजर रोल होगा वो किसका होगा? आपके ड्रग का होगा। यानी अपन उस मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस कि किस तरह से वो अपने एक्शन शो करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी अपन फार्माकोडायनामिक्स ब्रांच में करते हैं कि कौन से मैकेनिज्म के द्वारा किसी भी मेडिसिन का एक्शन शो होता है, वो अपन पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स में। तीसरा है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसके अंदर अपन मेडिसिन की एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब जैसे मॉर्फिन लिया तो सीएनएस पे मॉर्फिन का क्या इफेक्ट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, जीआईटी पे क्या इफेक्ट है। किसी भी मेडिसिन का ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट शो करेगा, वो अपन पढ़ते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। सबसे लास्ट टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में अपन देखते हैं कि किसी मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट है या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, ताकि कोई भी पेशेंट अवेयर रहे कि ये मेडिसिन लेने के बाद मुझे ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और अपन अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से साइड इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके ताकि ड्रग को ज्यादा सेफ बना सके अपन। तो ये चारों ब्रांचेज होती, चारों ब्रांचेज मिलके फार्माकोलॉजी बनती। तो कोई भी एक मेडिसिन का एग्जांपल दे दिया, अगर आपको कोई पूछता है कि एस्पिरिन की फार्माकोलॉजी समझाए, तो आपको क्या समझाना है? सबसे पहले एस्पिरिन का आपको फार्माकोकाइनेटिक्स समझाना होगा कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और एलिमिनेशन कैसे होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाना होगा कि बॉडी में जैसे वो कॉक्स इनहिबिटर है तो किस तरह से वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है और कॉक्स एंजाइम का क्या रोल होता है बॉडी में। थर्ड नंबर उसके एप्लीकेशंस किया कि अपन जैसे वो नेसिड कैटेगरी में आती है, फीवर को कम करने के अंदर, पेन को कम करने के अंदर, इन्फ्लेमेशन को कम करने के अंदर, तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। और लास्ट के अंदर अपन देखते हैं कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कोई भी मेडिसिन की फार्माकोलॉजी का मतलब होता है इन चारों ब्रांचों को आपको बताना होगा कि इन 4 ब्रांचेज के अंदर उनका क्या क्या, ईच एंड एवरी ब्रांच को आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा कि चारों ब्रांचेज मिलकर आपको क्या बनाती है? फार्माकोलॉजी। अभी अपन सबसे फर्स्ट ब्रांच है जो फार्माकोकाइनेटिक्स, उसकी स्टडी करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो हमने पहले भी कहा था कि काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट, और मूवमेंट किस में होता है? हमेशा बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। आपकी जो बॉडी है उस मेडिसिन के साथ क्या क्या करेगी, तो इसके अंदर मेजर रोल बॉडी का रहता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन चार पैरामीटर स्टडी करते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म्स एंड एलिमिनेशंस या एक्सक्रीशंस। इन चारों पैरामीटर, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एडीएमई प्रॉपर्टी भी कहते हैं, किसी भी ड्रग की एडीएमई प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चंस एडीएमई प्रॉपर्टी के बारे में आता है तो एडीएमई का मतलब भी फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स का दूसरा नाम है एडीएमई प्रॉपर्टी। इसके अंदर अपन मेडिसिन के बारे में, बॉडी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या एक्शंस होगा। तो सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन। उसके देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन के अंदर बॉडी
क्या करेगी। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है कि हाउ टू ड्रग रीच इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जहां से आपने उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है वहां से वो मेडिसिन किस तरह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड के अंदर पहुंचती है, यही क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन। यानी जहां से, जैसे आपने ओरल रूट से लिया है तो अल्टीमेटली ओरल रूट से होती हुई इसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन, वहां से किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचेगी, इसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे आपने ओरल रूट से लिया है तो इसोफेगस से होती हुई स्टमक और स्टमक से इंटेस्टाइन। ओके, तो अभी यहाँ से ही मेडिसिन किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचेगी, इसी पे कोई अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये आपकी ब्लड आ गई तो कोई भी मेडिसिन से जो एसिडिक मेडिसिन होगी तो वो स्टमक से क्या हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, और बेसिक मेडिसिन होगी तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन से। इसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस में उस मेडिसिन को दो बार आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए इसको दो टाइम क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब भी जाके कहाँ पहुंच जाएगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हाउ टू ड्रग रीच इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह से कोई मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मीन्स आर्टरीज और वेन का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपने स्किन पे अप्लाई किया है तो स्किन से होती है अल्टीमेटली किस तरह से वो वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर पहुंचेगी, तो इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो टोटल 3 टाइप के आपके प्रोसेस होते हैं, 3 मेथड के द्वारा कोई भी मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच सकती है। सबसे फर्स्ट है पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव का मतलब क्या होता है, वह ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पेसिव ट्रांसपोर्ट में डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कभी भी क्या नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगी पेसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। सेकंड चीज क्या होती है, पेसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। पेसिव में हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर किसी भी मेडिसिन का मूवमेंट होगा। पेसिव के अंदर भी 4 कैटेगरी है। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है, जैसे आपने किसी रूम के अंदर डिओड्रेंट कर दिया तो कुछ ही टाइम के बाद पूरे रूम के अंदर उसकी ऑर्डर पहुंच जाएगी, यह डिफ्यूजन का एग्जांपल है। डिफ्यूजन का मीन्स मोस्टली जो गैसेज होती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज होकर चले जाते हैं। तो मोस्टली जो गैसेज है O2, N2, CO2 या जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, हाईली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, वही डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस काफी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा मोस्टली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसका आंसर है डिफ्यूजन। ज्यादातर मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चंस काफी गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इसको ध्यान देना। फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी की फैसिलिटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना। आपके सेल मेम्ब्रेन के मिडल में बहुत सारे प्रोटीन धसे रहते हैं। ये प्रोटीन जब कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई ड्रग का मॉलिक्यूल है, जैसे ही यहाँ पे इस प्रोटीन से बाइंड हुआ, ये प्रोटीन क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। इस प्रोटीन ने अपनी शेप को चेंज कर दिया, इसके द्वारा इस मेडिसिन का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यानी उसने किसी चीज की फैसिलिटी ली। इसने किसकी फैसिलिटी ली, उस प्रोटीन की फैसिलिटी ली, जो प्रोटीन अपना शेप को चेंज कर दी। कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज करके प्रोटीन अपना शेप को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमेशा ध्यान देना, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। ऑस्मोसिस में हमेशा किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। और ऑस्मोसिस में जो दो सॉल्यूशंस है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रहते हैं। सॉल्वेंट के अंदर एक चीज और ध्यान देना कि अपन हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को प्रीफर करते हैं। जो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है, और हम हमेशा ड्रिप के लिए 0.9% NaCl का सॉल्यूशंस लेते हैं, वो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल लेगा उतने ही वापस एग्जिट कर देगा, यानी इंटरनल एटमॉस्फेयर से वो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करेगा। लास्ट वन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्टर हो गया, यानी अपन जैसे चाय को फिल्टर करते हैं, किसी छलनी के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, उसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर होते हैं।
तो जो बिल्कुल लो मोलिकुलर वेट के सब्सटेंस होंगे वो पोर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब एनर्जी लगना, एटीपी लगना, एटीपी के रूप में एनर्जी लगना, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव के अंदर डायरेक्ट एटीपी के रूप में एनर्जी लगती है एंड सेकेंडरी के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी लगती है। जैसे सेकेंडरी का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज और सोडियम का जो कोई ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, बट अल्टीमेटली बॉडी के अंदर बहुत सारे सोडियम कलेक्ट हो जाएंगे, उन सोडियम को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लग जाएगी, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी लग जाएगी, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में डायरेक्ट एटीपी लगा और फंक्शंस हुआ, सेकेंडरी के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर लगा। वेस्कुलर के अंदर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सो। एंडो का मींस इनहेल अंदर लेना, एक्सो का मींस बाहर निकालना। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है दैट विल बी कॉल्ड फेगोसाइटोसिस एंड लिक्विड पार्टिकल है दैट विल बी कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। आपने पढ़ा था अमीबा के अंदर सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, ये दोनों किसमें आ जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट के मेथड है। इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मोस्टली ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से मेथड से होता है, तो उसका आंसर है पेसिव डिफ्यूजन। ज्यादातर मेडिसिन पेसिव डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा कोई भी मेडिसिन कहाँ पहुंच गई थी, एब्जॉर्प्शन के अंदर कोई भी मेडिसिन पहुंच गई थी ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी मेडिसिन है, ये आसपास के जो सेल है चारों तरफ जो टिश्यू के अंदर सेल्स होती है उसके अंदर ये क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि जो ब्लड वेसल के द्वारा आसपास के टिश्यू है, सेल है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसके अंदर उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि कुछ मेडिसिन सेल में जाएगी वापस भी आ सकती है, कोई कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उस मेडिसिन का बॉडी से एलिमिनेशन नहीं हो जाता। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला लिपिड सॉल्युबिलिटी, कि भाई जो आपके सेल में लिपिड की बनी है तो जितने ज्यादा लिपिड के अंदर सॉल्युबल होगी उसका ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही इजीली हो जाएगा। आयोनाइजेशन एट पीएच, आयोनाइजेशन का मतलब आपको मालूम है कि जैसे H2 तो ये जैसे H+ और OH-, ये क्या हो गया आयोनाइजेशन, ठीक है, और ये आपकी हो गई अनआयोनाइज्ड फॉर्म H2। तो जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो हमेशा लिपिड के अंदर सॉल्युबल होती है और आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो हमेशा वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगी वो हमेशा लिपिड के अंदर सॉल्युबल होगी और आयोनाइजेशन होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, वाटर पे सॉल्युबल हो जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके पीके लेवल पे। पीके का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कहता हूँ कोई मेडिसिन एक्स है उसका पीके 5 है, इसका मीन्स जब पीएच 5 होगी तब भी ड्रग 50% वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी और 50% क्या होगी, लिपिड के अंदर सॉल्युबल होगी। ओके, तो यह डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, वो उसके पीके या पीएच पे डिपेंड करता है। तभी तो एसिडिक मेडिसिन हमेशा स्टमक एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होती है और बेसिक मेडिसिन हमेशा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इन टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। इसको अपन थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब है कि जिस ऑर्गन्स के अंदर जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा वहां पे उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इन 4 ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है। और जो फैट है, मसल्स है, वहां पे ब्लड की सप्लाई कम होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम। जिस ऑर्गन्स में जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा, जिस ऑर्गन में जितना कम ब्लड का फ्लो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे कम। तो जो सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो एडिपोज टिश्यू या फैट के अंदर या मसल्स के अंदर होता है। सेकंड है पेनिट्रेशन ऑफ ब्रेन एंड सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म होती है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर हर कोई मेडिसिन जा नहीं सकती। 11 ऑर्गन सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है जो रिमेनिंग 10 को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, दैट विल बी ब्रेन। तो ब्रेन के चारों तरफ आपको मालूम है जो हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, चारों तरफ बैरियर होता है, हर कोई उसको अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो आपके बॉडी का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया ब्रेन होता है, तो उसके चारों तरफ बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ताकि हर कोई मेडिसिन एंटी करके ब्रेन के अंदर न जाए और वहां पे साइड इफेक्ट शो न करे। अगर कोई मेडिसिन के पास स्पेसिफिक 3 प्रॉपर्टी है
तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर जाके सीएनएस के अंदर अपना इफेक्ट शो कर सकती है। सबसे पहला है लो आयोनाइजेशंस एट प्लाज्मा पीएच, यानी उसका आयोनाइजेशंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोनाइज होने के बाद वो किसमें सॉल्युबल हो जाएगी, वाटर के अंदर। तो अपन को कैसी मेडिसिन चाहिए, लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल कब होगी, जब उसका आयोनाइजेशंस लेस हो। जितना कम आयोनाइजेशंस उतनी ज्यादा वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल। यानी सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रही। सेकंड, हाईली लिपिड सॉल्युबिलिटी, कि उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। और तीसरा, मिनिमम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कि उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम हो। ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इफेक्ट करती है, इसको हम समझते हैं। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, ब्लड का दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। आपने पढ़ रखा है ब्लड का कि ब्लड के अंदर 55% जो पोर्शन होता है ब्लड के अंदर, वो 55% पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर मोस्टली क्या होता है, वाटर्स होते हैं और तीन प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस। ये आपके ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट इतना बड़ा होता है कि ये प्रोटीन्स कभी भी आसपास के सेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर कोई मेडिसिन इन प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो मेडिसिन का भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो मेडिसिन हमेशा ब्लड के अंदर ही प्रोटीन से अटैच होकर रहेगी, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसी वजह से अगर कोई मेडिसिन जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, उनका इतना ही लंबे समय तक वो बॉडी में रहेगी। मींस उनका जो ड्यूरेशन है बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तीसरा है एक्रोस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको मालूम है, जो फिटस होता है उसको प्लेसेंटल बैरियर के द्वारा अलग किया जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कि वो मेडिसिन लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, वही सेम प्रॉपर्टी इसी के लिए चाहिए। अगर सेम प्रॉपर्टी होगी तो मेडिसिन प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके फिटस के अंदर चली जाएगी। इसीलिए पर हम मेडिसिन को हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है, बहुत सारे मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। लास्ट वन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अभी आपको बताया था कि आपके ब्लड के अंदर तीन प्रोटीन्स होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, और तीसरा होता है फिब्रिनोजेंस। फिब्रिनोजेंस तो ब्लड क्लोटिंग में करता है, यहाँ पे कोई रोल नहीं। जो ए से एल्बुमिन, ए से एसिडिक, एसिडिक ड्रग होती है वो हमेशा एल्बुमिन से बाइंड होती है, एंड जो बेसिक ड्रग है वो हमेशा ग्लोबुलिन से ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। आपने ब्लड के अंदर पढ़ा होगा कि एल्बुमिन का एक और काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, एंड ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा काम होता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, वो एचसीपी का पोजीशन था। बट इन कोलोजी ये मेडिसिन को बाइंड करने के भी काम आती है। तो एसिडिक ड्रग हमेशा एल्बुमिन से बाइंड होती है और बेसिक ड्रग हमेशा ग्लोबुलिन से बाइंड होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कोई मेडिसिन जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका उसको मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो आसपास के सेल या टिश्यू में वो जाएगी नहीं, आसपास के सेल में नहीं जाएगी, उनका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, उसकी वजह से बॉडी में एक्सक्रीट आउट भी नहीं होगी। यानी जितना ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ही उनका बॉडी के अंदर ड्यूरेशन ज्यादा हो, उतने ही लंबे समय तक बॉडी के अंदर अवेलेबल रहेगी। तो अगर किसी मेडिसिन का बॉडी के अंदर ड्यूरेशन बढ़ाना है तो अपन उसके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा एफिनिटी होगी उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बाइंड समवन, किसी का किसी से बाइंड होने की जो एबिलिटी होती है उससे अपन एफिनिटी करते हैं। यानी जिसके जितने ज्यादा एफिनिटी होगी उससे ही ज्यादा बाइंड होगा। थर्ड वन पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्म क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन पूरी बायोट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका जो मोस्टली ऑब्जेक्टिव है कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा ड्रग क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट। और 99% केसेस के अंदर आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग विल बी इनएक्टिवेटेड। जो एक्टिव ड्रग होती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, इनएक्टिव। दिस इज द मोस्टली केसेस। बट कुछ केसेस के अंदर एक्टिव ड्रग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसे आप कोडीन लेते हो, कोडीन बॉडी में जाने के बाद मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कोडीन एक्टिव है बट मॉर्फिन उससे भी ज्यादा एक्टिव है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म मोर एक्टिव प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ जो इनएक्टिव, इनएक्टिव कभी ड्रग नहीं हो सकती, इनएक्टिव प्रोडक्ट होती है। तो ये प्रोडक्ट है ये एक्टिव, जैसे आपने देखा होगा लीवोडोपा, डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट्स है वो आगे जाके एक्चुअल ड्रग के अंदर कन्वर्ट होती है और अपना एक्शंस शो करती है।
तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर एम है, उद्देश्य है इस मेटाबॉलिज्म का, वो क्या है कि ड्रग है जो मोर वाटर सॉल्युबल हो जाए। देखो अपने ड्रग को कैसा लिया, लिपिड सॉल्युबल, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। बट ड्रग का जो एलिमिनेशन होता है वो यूरिन से होता है, और यूरिन कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। तो जब तक ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं होगी उसका एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। मोर आयोनाइजेशन, अभी आपको कहा कि ड्रग जितने ज्यादा आयोनाइज फॉर्म में होगी उतना ही वो ज्यादा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होगी, तो मोर वाटर सॉल्युबल या मोर आयोनाइजेबल होगी। लेस बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो उसको बॉडी से एलिमिनेट कर ही नहीं सकती, तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाएगी। और लेस टॉक्सिक, अब ड्रग इनएक्टिव होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लीवर है जो मेजर साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, मोस्टली ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। बट इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लेसेंटा, स्किन, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पर भी मेडिसिन का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। बट जो मेजर साइट है ड्रग की वो कौन सी होती है, वो लीवर होती है। लीवर इज द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके दो फेज होते हैं मेटाबॉलिज्म की, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अंदर 3 रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस एंड हाइड्रोलाइसिस। फेज 2 के अंदर सो जितने भी ना कॉन्जुगेशंस, मेथाइलेशंस, एस्टाइलेशंस, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहली ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि या तो कोई नेगेटिव चार्ज आयंस आएगा या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशंस हो जाएगा। जैसे अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का इस एंजाइम के द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है और यह एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड है रिडक्शंस। रिडक्शंस का मींस क्या होता है कि इसके अंदर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट वाली साइटोक्रोम P450। ये सबसे मेजर एंजाइम है फॉर मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर देखा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बाय रिडक्शन प्रोसेस। तीसरा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उसकी वजह से वो मेडिसिन 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड है जिसके द्वारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके द्वारा ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी या फिर मोर वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। अब आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग का बॉडी से क्या कर देंगे, अपन एक्सक्रीशंस कर देंगे। और एक्सक्रीशन कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक बार जो ड्रग बॉडी से बाहर चलेगी वो वापस कभी अंदर नहीं आएगी। मोस्टली जो एक्सक्रीशंस होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है रेनल एक्सक्रीशंस, यानी किडनी के द्वारा किसी भी मेडिसिन का बॉडी से एलिमिनेट करना, दैट विल बी रेनल एक्सक्रीशंस। एंड किडनी के अलावा जैसे लंग्स, बाइल सिस्टम, इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, दैट विल बी नॉन रेनल एक्सक्रीशंस। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे ड्रग सबसे लेस एलिमिनेट एक्सक्रीट होती है, तो उसका आंसर था मिल्क। मिल्क से सबसे लेस अमाउंट के अंदर किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन होता है। ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अपन जो एक्सक्रीशंस होता है उनको अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन से एक्सक्रीशंस के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कैसे किसी ड्रग का एक्सक्रीशंस होता है। सबसे जो मोस्टली ड्रग का जो एक्सक्रीशंस होता है वो हमेशा कौन सा होता है, यूरिन के द्वारा होता है, यानी रेनल एक्सक्रीशंस। ये हमेशा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस के द्वारा होता है। इसके अंदर ड्रग को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस के द्वारा यूरिन से एलिमिनेट कर देंगे। और मोस्टली जो ड्रग जो 500 जिनका जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से कम होगा वही यूरिन से एलिमिनेट होती। अगर इससे ज्यादा वेट है वो हमेशा बाइल यानी लीवर के द्वारा बाइल के रूप में को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो गैसेज है वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो हमेशा जैसे एल्डिहाइड, इनका हमेशा जो एक्सक्रीशंस होता है वो लंग्स से होता है। कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस सलाइवा या स्वीट से भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे लेस अमाउंट के अंदर जो सब्सटेंस है वो मिल्क से भी क्या होता है, एलिमिनेट होता है। इसीलिए ड्यूरिंग लैक्टेशन मेडिसिन देखेंगे तो उसे फिर देखना पड़ेगा कि लैक्टेशन पीरियड तो नहीं है, वो मेडिसिन जो मिल्क से एक्सक्रीट होती है वो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड नहीं दी जाती। और कुछ मेडिसिन का एक्सक्रीशन इंटेस्टाइन से भी होता है। तो ये कुछ बेसिक सा फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आपको समझा दिया गया कि किस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स